नमस्कार साथियों, मैं आनंद राय आज फिर आपके बीच मौजूद हूँ। वीर सावरकर या कायर सावरकर, देशभक्त सावरकर या देशद्रोही सावरकर, जाति पाति न मानने वाले सावरकर या हिंदुत्व के नाम पर सबको भड़काने वाले सावरकर, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके की बात करते हैं। आपके सामने भी ऐसी कई सारी बातें समय समय पर आई होंगी और आगे भी आती रहेंगी। आज हम बात करेंगे उसी शख्सियत के बारे में जिसे स्वाधीन भारत का सबसे कंट्रोवर्शियल स्वाधीनता संग्रामी कहा गया या बना दिया गया। आज हम बात करेंगे उसी विनायक दामोदर सावरकर के बारे में। हम बात करेंगे उस विनायक के बारे में जो एक कवि थे, जो एक लेखक थे, जिन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, बहुत सारी कविताएं लिखी। जो किताबें, जो कविताएं स्वाधीनता संग्राम में लड़ने वाले स्वाधीनता संग्रामियों को उनका मार्गदर्शन करती थी, उन्हें गाइड की तरह उनका पथ प्रदर्शक करते थे। हम आज इसी विनायक के बारे में बात करेंगे। विनायक दामोदर सावरकर, जिनका जन्म 28 मई 1988 को महाराष्ट्र के एक संभ्रांत ब्राह्मण परिवार में हुआ। ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के बावजूद विनायक दामोदर सावरकर का मानना था हिंदुत्व कोई धर्म नहीं है, हिंदुत्व एक जीवन दर्शन है, हिंदुत्व एक जीवन जीने की पद्धति है, हिंदुत्व अमीर गरीब ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाने का एक साधन है। सावरकर अपने मित्र, अपने साथ रहने वाले लोग जो भले ही छोटी जाति के हों, उन सभी के साथ बैठकर भोजन भी करते थे। उनका मानना था कि समाज में किसी भी तरीके का भेदभाव या छुआछूत न रहे। महाराष्ट्र में उन्होंने एक ऐसे मंदिर का निर्माण करवाया जिस मंदिर में हर जाति के लोगों का प्रवेश पूरी तरह से आरक्षित था। वो आ सकते थे और अपने हिसाब से अपनी पूजा अर्चना वो कर सकते थे। ऐसे विनायक दामोदर सावरकर के बारे में हम बात करेंगे। सावरकर बचपन से ही बहुत ही तेज विद्यार्थी थे और उनके तेज होने के कारण उन्हें छात्रवृत्ति मिली और छात्रवृत्ति लेकर वो लंदन पढ़ने गए। लंदन के इंडिया हाउस में वे रहे और वहाँ से अपनी बैरिस्ट्री की पढ़ाई वो पूरी की। इंडिया हाउस वही स्थान है जो अंग्रेज़ों की धरती पर एक ऐसा स्थान था जो अंग्रेज़ों की धरती पर रहते हुए अंग्रेज़ों के खिलाफ भारतीय स्वाधीनता संग्राम में वहाँ के स्वाधीनता संग्रामी किस प्रकार भारत से दूर रहकर भी भारत की मदद किया करते थे, वो भारतीय स्वाधीनता संग्रामियों का एक केंद्र बिंदु बना हुआ था, जिसमें मैडम कामा, वीएन चटर्जी, लाला हरदयाल जैसे लोग इंडिया हाउस में मौजूद थे और उनके साथ मौजूद थे विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर वहाँ से कविताएं और लेख लिखा करते थे। उन्होंने देखा कि अंग्रेज 1857 की क्रांति को एक गदर के रूप में प्रस्तुत करके दुनिया के सामने भारतीय स्वाधीनता संग्राम को छोटा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये भी जानते थे कि अंग्रेज इस स्वाधीनता संग्राम से पूरी तरह से डरे हुए हैं। वो ये भी जानते थे कि अंग्रेज ये भी मानते हैं कि अगर उसी तरीके से स्वाधीनता संग्राम फिर लड़ ली जाए तो उन्हें भारत छोड़कर भागने पर विवश होना पड़ेगा। उसी डर को देखते हुए और भारतीयों तक 1857 की क्रांति का सही रूप, सही ढंग से पहुंच सके, उन्होंने एक पुस्तक लिखी, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। उस पुस्तक का नाम था। उस पुस्तक में विनायक दामोदर सावरकर ने भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के रूप में 1857 की क्रांति का पहली बार उल्लेख किया। ये पहले इंसान थे जो 1857 की क्रांति को भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के रूप में उल्लेखित किए और वो पहले इंसान बने जिन्होंने संपूर्ण स्वराज के बारे में लिखा और लोगों से बात की। आपको जानकर हैरानी होगी, जो पुस्तक सावरकर ने लिखी थी, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, वो आगे चलकर हमारे देश के
बहुत बड़े बड़े स्वाधीनता संग्रामी क्रांतिकारियों की वो गाइड बुक के रूप में, उनके पथ प्रदर्शक के रूप में उनके हमेशा साथ रही और उनका मार्गदर्शन करती रही। इसमें चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महान क्रांतिकारियों का भी नाम वर्णन किया गया है। मित्रों, बाद में सावरकर हमारे देश के क्रांतिकारियों को बंदूक सप्लाई करने लगे। सावरकर के द्वारा भेजी गई बंदूक से मदन लाल ढींगरा ने करजन वाइली को मार दिया और करजन वाइली की हत्या के आरोप में विनायक दामोदर सावरकर को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। विनायक दामोदर सावरकर, जो अंग्रेजों ने उन्हें अपना सबसे बड़ा शत्रु मान के रखा था, उन शत्रु मानने का सबसे बड़ा कारण ये था कि सावरकर अपने सबसे बड़े हथियार, अपने कलम को अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल करते थे। उनके लिखे गए निबंध और कविता क्रांतिकारियों को उनका मार्गदर्शन करते थे, उन्हें उनके अंदर एक हौसला लाते थे। ऐसे विनायक दामोदर सावरकर को अंग्रेज़ों को जब मौका मिला, उन्हें तुरंत ही गिरफ्तार किया गया और अब तक के भारतीय इतिहास में सबसे क्रूरतम सज़ा अगर किसी को दी गई तो सावरकर को दी गई। लगातार 2 बार उम्र कैद की सज़ा, अर्थात 25 साल और 25 साल, लगातार 50 साल उम्र कैद की सज़ा उन्हें सुनाई गई और अंडमान के सेलुलर जेल काला पानी उन्हें भेज दिया गया। सावरकर का मानना था कि जेल के अंदर रहकर वो भारत की स्वाधीनता संग्राम को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, उन्हें किसी न किसी तरीके से बाहर निकलना होगा। और इसी युक्ति को साधने के लिए, इसी युक्ति को पूरा करने के लिए सावरकर ने लगातार मर्सी पिटीशन लिखी। करीब 9 या 10 मर्सी पिटीशन सावरकर ने लिखी और उसका सिर्फ एक कारण था कि हम जेल से बाहर किसी भी तरीके से निकलें और अंग्रेज़ों के खिलाफ भारतीय स्वाधीनता संग्राम में एक नए तरीके से हम लड़ सकें और स्वाधीनता संग्राम को लड़कर अंग्रेज़ों को किस तरह भारत से बाहर खदेड़ा जाए, इस चीज़ को पूरा करने के लिए, इस चीज़ के संकल्प के साथ सावरकर ने लगातार मर्सी पिटीशन लिखी। परंतु आज बातें क्या होती हैं? सावरकर द्वारा लिखी गई उन किताबों के बारे में कभी बात नहीं होती जो किताब भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों का पथ प्रदर्शक बनी। बात हमारे देश में होती है कि सावरकर ने किस प्रकार मर्सी पिटीशन लिख लिया। सावरकर कानून के बहुत अच्छे जानकार थे, वो पेशे से बैरिस्टर भी थे। वो अच्छी तरह जानते थे कि एक साधारण इंसान हो या कैदी हो, सबके लिए कुछ न कुछ अधिकार कानून में निहित है। उस अधिकारों के रक्षा के लिए, अपने अधिकार की हक के, अपने अधिकार की लड़ाई के लिए वो मर्सी पिटीशन लिखते रहे हैं। काला पानी की सज़ा के बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ सुना होगा, पढ़ा होगा। काला पानी की सज़ा सबसे क्रूरतम सज़ा मानी जाती थी। अंग्रेजों द्वारा हमारे स्वाधीनता संग्रामियों पर जानवरों से भी बदतर व्यवहार किया जाता था। उन्हें दिन रात मारा जाता था, कोल्हू में बैल की जगह उन्हें पेरा जाता था और यहाँ तक कि शौच करने के लिए भी उन्हें बैठने की इजाज़त नहीं होती थी। ऐसी निर्मम और निर्दयी यातना के बावजूद सावरकर का हौसला कभी टूटा नहीं। गवाह है सेलुलर जेल की वो दीवारें, जिन दीवारों पर उन्होंने कविताएं लिख रखी थीं। और सावरकर अपने आप को बाहर निकालने के लिए, स्वाधीनता संग्राम में नए तरीके से लड़ने के लिए वो लगातार मर्सी पिटीशन लिखते रहे। एक बात कही जाती है कि बार बार अगर किसी झूठ को परोसा जाए तो लोग उसे सच मानने लगते हैं, परंतु वो सच होता नहीं है। ठीक उसी तरह सावरकर के मर्सी पिटीशन को इस तरीके से बार बार गलत कहा गया, उन्हें कायर कहा गया, परंतु सच्चाई क्या थी इसकी समीक्षा आपको करनी है। हमने इतिहास में पढ़ा है कि सिर्फ नेहरू और गांधी, मैं महात्मा गांधी की आलोचना नहीं कर रहा,
परंतु हमारे इतिहास में क्या पढ़ाया गया? सिर्फ नेहरू परिवार के द्वारा ही हमें स्वाधीनता संग्राम में आज़ादी मिली, स्वाधीनता मिली, और उन्हीं की देन है कि आज हम स्वाधीन भारत में सांस ले रहे हैं। अगर वो सच है तो चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, खुदीराम बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये सारे लोगों ने क्या किया था? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, इन सारे लोगों ने क्या किया था? अगर सिर्फ नेहरू ने ही ये काम की थी तो हमने इतिहास में यही पढ़ा है कि इस प्रकार एक परिवार के द्वारा ही हमारे देश को आज़ाद कराया गया, और सिर्फ एक परिवार के लोगों ने ही किस प्रकार देश की आज़ादी में अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। बाकी सारे लोग वो बेकार थे। आज तक भारत सरकार द्वारा अधिकृत रूप से भगत सिंह को भी शहीद का दर्जा नहीं प्राप्त हुआ। इसके पीछे की कारण क्या थी? कहीं न कहीं एक परिवार के लोगों को बड़ा बनाना और भारत के दूसरे स्वाधीनता संग्रामियों को छोटा दिखाने की कोशिश हो रही थी। मैं आपके सामने एक प्रश्न रखना चाहता हूँ। अगर अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए, अपने अधिकारों के रक्षा हेतु अगर सावरकर ने मर्सी पिटीशन लिखा, अगर वो गलत था, तो आप इतिहास में पढ़िए, नेहरू जी जब गिरफ्तार हुए थे और उनके पिता ने जब अंग्रेज़ों के सामने लगातार मर्सी पिटीशन लिखा कि मेरे बेटे को जेल में उस सुख सुविधा दी जाए जो उसे घर में मिलती है, तो वो क्या था? अगर सावरकर कायर थे तो फिर नेहरू क्या थे? अगर सावरकर ने गलत किया मर्सी पिटीशन लिखकर, तो नेहरू ने क्या किया? ऐसे कहें तो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए जेल में अनशन तक करने के लिए भगत सिंह ने भी अपना कदम उठाया। उन्होंने भी सिर्फ अपने अधिकार की रक्षा के लिए किया। उनका तरीका अलग था और इनका तरीका अलग था। अगर भगत सिंह अच्छे हैं तो सावरकर गलत कैसे हो सकते हैं? मैं भगत सिंह को गलत नहीं करता, मैं भगत सिंह की पूरी श्रद्धा के साथ उनका सम्मान करता हूँ। भगत सिंह भारत के उन चंद शहीदों में हैं जिनका नाम लेते ही छाती गर्व से फूल जाता है। परंतु सिर्फ एक परिवार के महिमा मंडन के लिए भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, बटुकेश्वर दत्त हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो या फिर वीर सावरकर हो, इन्हें छोटा दिखा दिया जाता है। मित्रों, अगर सावरकर कायर थे, अगर सावरकर गलत थे, तो महात्मा गांधी ने अपने विभिन्न लेखों में सावरकर को वीर क्यों बताया है? अगर सावरकर गलत थे तो महात्मा गांधी ने अपने कई निबंधों में सावरकर की वीरता का वर्णन क्यों किया? अगर सावरकर कायर थे, सावरकर देशद्रोही थे, तो सावरकर के नाम से डाक टिकट भारत की सरकार ने क्यों प्रचारित किया? ये प्रश्न आपके बीच है। आपको सोचना होगा, आपको समझना होगा। आगे आप खुद समझदार हैं, आप निर्णय लीजिए। और सावरकर क्या थे, वो देशभक्त थे या देशद्रोही, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। मित्रों, आपका एक कमेंट, एक लाइक मुझे हर बार नई ऊर्जा देता है। मैं नए विषय के साथ आपके बीच दोबारा जल्द मौजूद हूँगा। नमस्कार, जय हिंद।